एक स्टेज था तो बड़ा मेस्मराइजिंग लगा मुझे लगा कि यार ये एक एक दिन मैं भी इसमें कुछ काम करूं या स्टेज पे चढ़ूं। बैंडिट क्वीन ने कैमरे का एक तारुफ करा दिया, तो मैं ऐसे सोच के आया था कि 26 एपिसोड करूंगा, 2-3 महीने काम करूंगा, फिर कुछ और कर दूंगा। सक्सेस स्टोरी में आज बेहद ही टैलेंटेड, बेहद ही वर्सटाइल और कमाल के इंसान आदित्य श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीआईडी में उनके किरदार को तो आप जानते ही हैं, हर घर का हिस्सा बने हुए हैं। उसके साथ साथ जब उन्होंने फिल्में की हैं, चाहे वो ब्लैक फ्राइडे हो, बैंडिट क्वीन हो, सत्या हो, आज की सुपर 30, भक्षक जैसे कमाल की फिल्में हों, हर किरदार में उन्होंने अपना एक अलग फ्लेवर, एक अलग रंग डाला है। और जब वो मिले हैं तो उनकी भी जो वो पर्सनालिटी गर्माहट है और वो जो गर्मजोशी है वो भी साथ में दिखाई दे रही है। कैसे हैं आप सर? अच्छा। आदित्य सर, क्योंकि सक्सेस स्टोरी है, थोड़ा सा बचपन से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि अलग अलग यूपी के शहरों में आप पले बड़े हैं, तो उसके बारे में बताइए और कैसे इस फील्ड में आए वो भी बताइए। एक्चुअली मेरे फादर बैंक में मैनेजर उस समय काम करते थे, तो ट्रांसफ़र होता रहता था। तो जो स्कूलिंग है वो अलग अलग शहरों में हुई, यूपी के फर्रुखाबाद, कानपुर, सुल्तानपुर। तो फिर ग्रेजुएशन के टाइम जब हम लोग इलाहाबाद आए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे, तो वहाँ से नाटक का चस्का लगा। वो जो स्टेज आपको ब्लू कलर का दिखाई दिया। अरे हाँ, करेक्ट। एक सीनेट हॉल है अपना यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था, तो सामने ब्लू कलर का एक स्टेज था, तो बड़ा मेस्मराइजिंग लगा मुझे लगा कि यार ये एक एक दिन मैं भी इसमें कुछ काम करूं या स्टेज पे चढ़ूं। और हो गया। हमारा नाटक था एक अंधेर नगरी चौपट राजा, अगर कोई बहुत सुना हो, फेमस है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसका परफॉर्मेंस वहाँ पे किया। तो बस ऐसे ही कुछ शुरुआत हो गई इलाहाबाद के में एमेचर थिएटर, जगह जगह अलग अलग ग्रुप्स के साथ 2-3 साल जम के थिएटर किया। धीरे धीरे पढ़ाई से नाता शिफ्ट होते रहे। छूटा नहीं, गया। उसके पहले स्कूलिंग के दौरान भी चोरी चोरी छुपके छुपके जो फिल्मों को देखने का सिलसिला था और पिताजी से पिटाई भी हुई है, वो भी तो एक है जो चस्का वहां से आया। नहीं, पिताजी ने पीटा कभी नहीं, लेकिन हाँ, मतलब पकड़े जाते थे। पकड़े मैं गए। स्कूल से भाग के फिल्मों का शौक शुरू हो गया था। 10th जैसे ही पास कर लिया था, तो फिल्में जीवन में आ गई थी। फिर मिस्टर 12th बच्चन में उस समय आपके फेवरेट थे? कौन था? बच्चन साहब ने हमारे यूपी के उधर के बहुत लोगों के लिए लोगों तो को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, बर्बाद किया, उसमें से एक मैं भी हूँ। बर्बाद नहीं, हम लोग को आबाद किया है कि इतना नहीं, ऐसा मतलब एक्टर हम लोग को मिला। खैर उनका दायरा इतना बड़ा है कि उनसे प्रभावित हुए इस फील्ड का कोई आदमी रह नहीं सकता। तो बस वही उनकी फिल्में देखते हुए पले बड़े। एक्टिंग का शौक चढ़ा, फिर एमेचर थिएटर किया, फिर 89 में दिल्ली चला गया, श्री राम सेंटर फॉर रेपर्टरी, जो परफॉर्मिंग आर्ट है, उसमें रेपर्टरी कंपनी है। 5-1 साल वहाँ पे प्रोफेशनल थिएटर किया। और फिर शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन। हाँ, वो पहली फ़िल्म थी हम लोगों को। वो तिग्मांशु धूलिया वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हुए थे नए-नए, कास्टिंग वही कर रहे थे। और शेखर कपूर की कास्टिंग वही कर रहे थे। तो थिएटर में जो उस समय सब लोग काम कर रहे थे, मैं श्रीराम में था, मनोज और सौरभ, ये लोग सब बाहर थिएटर में काम करते थे। सीमा जी निर्मल नेशनल पांडे स्कूल ऑफ ड्रामा में थी, निर्मल पांडे। तो मेरा भी नंबर लग गया। उसके आगे की फिर जर्नी कैसे आगे बढ़ी? फिर आप मुंबई आ गए शायद उसके बाद? नहीं, टाइम लगा। मैं मतलब उसके बाद ये सारे लोग तो जल्दी आ गए, बट मैं थिएटर में उस समय भी इन्वॉल्व था काफ़ी। 94 एंड में जाके फिर मैंने रेपर्टरी को 5 साल के बाद अलविदा कहा। आप उन अदाकारों में से थे जो जिनका थिएटर के प्रति लगाव ज़्यादा था, जिनको उस समय फ़िल्में और बाकी चीज़ें उतना रुचि नहीं देती थी? नहीं, प्रभावित नहीं करती थी। वो एक दौर होता है शुरुआत में। अब उस समय क्या था ना, टेलीविज़न वगैरह था नहीं, तो करप्शन के चांसेस कम थे। सिनेमा था, सिनेमा थोड़ा दुरूह है। सिनेमा में काम करना, अच्छी जगह बनाना टफ़ उस समय था, अभी भी है। लेकिन वो थिएटर वाले जो थे, वो उनका जो झुकाव था, उनका जो पैशन था, वो ज़्यादा होता था, ख़ास तौर पे दिल्ली थिएटर में उस समय। तो हम भी उसी नाव में सवार थे। जबकि थिएटर में और जिस समय आप लोग थे, बहुत पैसा नहीं था, आज भी बहुत पैसा नहीं है। तो वो जो कमियाँ हैं, वो जो हम बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है रिसोर्सेज़ के बाद भी वो जो एक लगन है उसके साथ चलने की, वो जो चीज़ें हैं वो शायद आजकल नहीं दिखाई देती। नहीं, होंगी शायद, अलग-अलग लोगों का लेकिन उस पर्सनल समय जर्नी है। वो जो फाइनेंशियल और ये सब चीज़ें हैं, नहीं, उसके बारे में सोचते नहीं दिमाग थे। में नहीं था, जुनून था ना वो।
बस श्री राम सेंटर के सामने जाके बैठ गए जब इंटरव्यू से पहले, तो ऐसा लगा कि यार यहाँ चले जाएं, बस नाटक करेंगे। सीखने का जज्बा था, देखने का जज्बा था। वो एक उस समय ये सब दिमाग में नहीं आता था। हाँ, एक समय बीतने के बाद, और ख़ास तौर पे शायद बैंडिट क्वीन अगर नहीं हुई होती तो शायद 2-4 साल और मुझे वहाँ गुजारने पड़ते। लेकिन वो बैंडिट क्वीन ने कैमरे का एक पर्दे का एक तारुफ करा दिया। फिर हमने उसको पिक्चर में देखा हम लोगों ने अपने आप को, तो ऐसा लगा कि यार ये भी एक मैजिकल चीज़ है। और वर्ल्ड सिनेमा था वो, वर्ल्ड इतना सिनेमा था। ग्लोबल हाँ, लेवल पे गया। लकी थे, अच्छे मास्टर के साथ एंट्री की। आपके जो मित्र पहले चले गए मुंबई, वो बुलाते नहीं थे कि आ जाओ आदित्य? नहीं, उस समय ऐसा कम्युनिकेशन भी कम था, यू नो दैट। कोई मोबाइल था नहीं, कोई किसी अपने फ़ोन नहीं होते थे लोगों के पास। हर आदमी अपनी अपनी जद्दोजहद में बिजी था। लेकिन हाँ, मतलब जब मैं बॉम्बे आ गया था तो एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ रहता था। शाम में दिन भर की जो थकान थी निपट चली जाती थी एक दूसरे से बात करके। और हर आदमी कुछ मकाम बनाने की, कुछ जगह बनाने की जद्दोजहद में था। तो धीरे धीरे ऊपर वाले की दया से अपनी अपनी जगह जो जहाँ था वहाँ बन गई। मुंबई आने के बाद फिर सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। वही मैं कह रहा हूँ कि ये सारा ग्रुप होने की वजह से अकेलापन कभी नहीं रहा। तो भले ही हम लोग काफ़ी समय तक काम नहीं हमारे पास था, बट शाम को बैठ जाते थे, एक दूसरे की बातें गम गलत कर लेते थे, एक दूसरे को हौसला अफजाई कर लेते थे, तो बढ़ते रहे। मैं थोड़ा लकी था, मैं जल्दी काम करने लगा था। मैं वॉइसिंग वगैरह करने लगा था, तो वॉइसिंग वगैरह में काम कर लेता था। फिर बहुत जल्द काम मिल गया। गोविंद निहलानी की 2 फिल्में की, फिर टेलीविज़न किया, ये शादी नहीं हो सकती, सोनी टीवी का ही था, और नया दौर तिग्मांशु का। बहुत सारे सीरियल्स उस हाँ, समय फिर किया। वो एक 9 मालाबार हिल था। फिर वो एक समय के बाद वो सीरियल से भी मन मन उचट भर गया। गया, फिर छोड़ दिया, फिर सीधा सिनेमा ही करने लगा। कुछ 2-4 साल मैंने फिर सिर्फ सिनेमा किया। फिर सत्या वगैरह आ गई, दिल पे मत ले यार एंड ऑल दैट। दिल पे मतले यार के लिए हंसल मेहता ने शायद पहले आपको मेन लीड के तौर पे रखा था नहीं, कहीं? मनोज को ही रखा था। अच्छा। फिर मनोज किसी वजह से प्रोजेक्ट से बाहर गए, तो हंसल ने बोला मैं तुम्हारे साथ बनाऊँगा। फिर शायद वो जो प्रोड्यूसर थे, पैसा लगाने वाले, वो पीछे भाग गए। आपने फिर आर्थिक मदद की, ये भी पता है मेरे को। ऐसा नहीं, ये सही तो है? है थोड़ा बहुत। ये तो सब दोस्त यार हैं, और पैशन है हमारा फिल्म बनाने का। उस समय था तो जिससे जो कुछ हो सकता था सबने किया। लेकिन जब टीवी से थोड़ा एक दूरी बना ली थी और फिल्में, वो बहुत बेहतरीन फिल्में की आपने सत्या से लेके, 5 उसके बाद शायद आई है वो, क्योंकि दुर्भाग्यवश वो रिलीज़ नहीं हो पाई, वो एक वक़्फ़ा रहा उसमें। लेकिन इस बीच में सीआईडी में कैसे जुड़ना हुआ? और सीआईडी की भी पहला जो एपिसोड है उसमें आप क्रिमिनल बने हैं जहाँ तक मुझे याद या है। करेक्ट है। वो एक्चुअली सत्या का जो इंस्पेक्टर था खांडेलकर, उसकी इमेज बहुत पावरफुल हो गई थी, तो पुलिस का जो छाप थे वो लगी थी। तो बीपी सिंह साहब जो क्रिएटर हैं सीआईडी के, उनका फिलर आता था कि सीआईडी में आ जाओ। तब उस समय सिनेमा मेरे पास था, मैं 2-3 साल उसमें बिजी था, तो मैं भागता रहा। श्रीधर जो इसके राइटर थे, श्री राम जो उनके भाई थे, वो भी लिखते थे। श्री राम के साथ भी मैं उस समय कुछ काम कर रहा था। श्री राम राघवन की श्री बात राम कर रहे हैं। राघवन की बात कर रहा हूँ, श्रीधर राघवन की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो एक स्टोरी कर लिया था मैंने, अपना ये क्रिमिनल बन। फिर वो लोग बोलते हैं कि आ जाओ कॉप करके, तो मैं ऐसे सोच के आया था कि 26 एपिसोड करूँगा, 2-3 महीने काम करूँगा, फिर कुछ और कर दूँगा। ऐसा होता भी था। 3 महीने बाद पिक्चर कोई दूसरी आ गई, तो इन्होंने मुझे जाने भी दिया। मैंने कहा मेरा तो काम आ गया। बोले गो एंड जब आना तो फ़ोन कर देना। तो मैं गया, वो 25-30 दिन का शेड्यूल था, करके आ गया। फिर इन्होंने बोला आ जाओ कल से, तो फिर सीआईडी करना। फिर दूसरी फिल्म में आ गई, मैंने कहा जा रहा हूँ, बोले जाओ। तो एक कॉर्डियल माहौल भी था, तो इन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। तो एक मोनोटनी नहीं हुई कि सिर्फ टेलीविज़न का एक प्रेशर रहता है, काम के लंबे घंटे होते हैं, तो बीच बीच में कुछ नयापन चाहिए होता था, तो सिनेमा से होता रहा। और पता नहीं जर्नी कब वो 2 साल, 5 साल, 20 साल, 21 साल, 21 साल। मैं वही पूछ रहा था, अभी दया जी यहाँ थे। 21 साल मतलब 2 दशक से ज़्यादा, और अब ये तीसरा दशक हो जाएगा। 6 साल का एक गैप था, लेकिन अभी भी इतना रेलेवेंट है। आज स्क्रिप्टेड शो में नंबर 1 चल रहा है, यूट्यूब पे उसको इतना ज़्यादा देखा जा रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, सोनी लिव पे देखा जा रहा है। वो जो रेलेवेंसी है, उसका कारण क्या लगता है आपको?
आ, इसका अपना एक ब्रांड बन गया धीरे धीरे पब्लिक के दिलों में। हम लोग लकी थे कि वो एक इमेज जो है कॉप्स की या कैरेक्टर्स की उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, हमारी जो टीम है वो बहुत मेहनत करती है, नए नए एपिसोड तैयार करते हैं और एक एपिसोड में सब कुछ हो जाता है। तो एक कहानी आदमी देखता है तो उसमें नए सेट ऑफ एक्टर्स, नए लोकेशन, नया कुछ ना कुछ, तो ये एक नयापन है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक फैमिली एंटरटेनिंग शो है। हमने भले हम क्राइम शो करते हैं और चोर पुलिस का खेल है, लेकिन कभी ऐसा कोई सीन या ऐसा कोई डायलॉग नहीं होता जो फैमिली एक साथ ना देख सके। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि घर में कोई मना नहीं करता बच्चों को कि यार सीआईडी मत देखो। यूएसपी है इसकी। यूएसपी है। और ये एक जो आपका किरदार है अभिजीत का, वो इतना ज़्यादा लोगों के घर कर गया, जैसे शुरू से ही बोल रहा हूँ कि मैं आप भक्षक देख रहा था, बंसीलाल का किरदार इतने कमाल के, मैं गुलाल देखता हूँ, मतलब आपका जिस अंदाज में आप एक्टिंग करते हो इतना वो असर छोड़ता है। ऐसा लगता है कि आपने छोटे रोल किए हों, बड़े रोल किए हों, लेकिन उसका इम्पैक्ट रहा है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से अभिजीत का जो इम्पैक्ट रहा है, उसने आपके बाकी जो काम के ऊपर वो सरपास कर चुके हैं? अलग अलग मीडियम की ऑडियंस है। जैसे अब टेलीविज़न की ऑडियंस घर की ऑडियंस होती है और एक वास्ट ऑडियंस है। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक ये सीआईडी चला है, अभिजीत का कैरेक्टर देखा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। लेकिन कुछ सिनेमा लवर्स हैं, वो मुझे कभी एयरपोर्ट में मिलेंगे, बोलेंगे ब्लैक फ्राइडे नहीं भूलता, या भक्षक की ऑडियंस अलग है। तो सेगमेंट है। चूँकि ज़्यादा वक्त सीआईडी के साथ गुजरा है तो इसकी रीच ज़्यादा है, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। इवन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि पुणे से राइटली जो लोग देख नहीं पाते वो लोग आए, स्टूडेंट्स, और वो इतना प्यार दे रहे थे आपको। हम लोग लकी हैं इस मामले में। देश के किसी भी कोने में चले जाएं, इंटीरियर में चले जाएं, तो कोई भी भाषा हो, कोई भी प्रदेश हो, किसी ना किसी ने ये सीआईडी देखा ही हुआ है, चाहे डब्ड वर्जन में देखा है या कैसे भी करके। तो इस मामले में ऊपर वाले का आशीर्वाद है। कमाल की बात है कि मीम जो कल्चर है उसका हिस्सा हैं। आपने अपने ऊपर मीम्स देखे हैं? हाँ, देखा है, मतलब मुझे देख मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अब सेट पे तो देखने को मिल ही जाता है, एक दूसरे से पता चलता है। तो ठीक है, मतलब एक तरीके की वैलिडिटी है कि आप रिलेवेंट हैं और लोग उसको पसंद करते हैं। कोई उसमें मेहनत कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है आपके बारे में। और वी आर हैप्पी। वो बनता भी है क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, गिनीज बुक रिकॉर्ड में, लिम्का बुक रिकॉर्ड में। एक एपिसोड मुझे आज भी याद है, 111 111 वाला, वन सिंगल शॉट है वो, एक टेक में पूरा 111 मिनट की। 111 मिनट का सिंगल शॉट है, तो वो बीपी सिंह साहब का ही दिमाग है, वो बीपी सिंह साहब का साहस है कि सिंगल शॉट में ये एपिसोड उन्होंने डिज़ाइन किया। 6-7 दिन हम लोगों ने उसका रिहर्सल करके और 7वें दिन कैन कर लिया इसको। बहुत जद्दोजहद थी, लेकिन यही होता है कि जब हमारा जो मुखिया है, जैसे सिंह साहब की बात करें, उनके जोश, उनका खरोश, उनके विज़न, उसके पीछे हम लोग हमेशा ऑन टोज़ रहते थे, तैयार रहते थे। तो ये सारा क्रेडिट जाता है सिंह साहब को। हम लोग तो मतलब जितना हमारे से हो सकता है हम करते हैं। सीआईडी की इस खूबसूरत जर्नी में ऐसी कोई बात जो दिल में रह गई हो? और बहुत सारे खतरनाक स्टंट्स भी आप लोगों ने किए हैं। बीपी सिंह सर आप लोग को झोंक देते थे कि जाओ करो। कुछ वैसे खतरनाक डेयर डेविल वाले स्टंट्स और बाकी चीज़ें याद हैं? हाँ, नहीं याद है, क्योंकि शायद 20-21 साल में ये, चूँकि ये आम शो तो है नहीं, बहुत डिमांडिंग है, बहुत फिज़िकल शो है। तो भागा-दौड़ी, कूदना-फांदना और स्टंट वगैरह सब इसमें जुड़े हुए हैं। कभी चोट वोट लगी, कुछ ऐसा हुआ है? काफ़ी हाँ, मतलब सब सारे हिस्से जो हैं वो हिले हुए हैं, ऐसी बात है। कभी गिरे हैं, कभी पहले एकदम शुरुआत में हमें एक्शन के सारे पैडिंग वगैरह नहीं मिलते थे, मास्टर नहीं मिलते थे एकदम शुरू में। कहीं से भी कूद जाते थे, कहीं से भी भागते थे। उसमें गिरे पड़े भी हैं। बाद में हमको प्रॉपर एक्शन डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलता था। लेकिन खतरा तो रहता ही है। चेजिंग में है, पानी के अंदर है, कूदना-फांदना वो रहता ही रहता है। शो से जुड़ी हुई और इस पूरी जर्नी से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात, कोई इमोशनल चीज़ें जो आपके जज़्ब करके रखा हो, आपने बताना चाहें जो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बस इमोशनल अगर होते हैं हम लोग तो बस इतना ही है कि हम लोग ब्लेस्ड हैं। ये जो टीम हमारी है, वो एक ऊपर वाले की कृपा से साटम साहब, दया और
रेड्डी हमारा दिनेश फडणवीस रहा नहीं है। तो जो गुप्ता जी हैं, अजय है, अंशा है, सब लोग बहुत अच्छे लोगों का एन्सेम्बल है। और हम एक दूसरे से बोलते नहीं है, लेकिन अभी आपने बोला है तो मैं कह सकता हूँ कि आई एम लकी दैट कि इतनी सुंदर टीम का मैं एक हिस्सा हूँ। और अच्छे लोग अगर मिलते हैं साथ में तभी इतना लंबा सफ़र चल सकता है, अदरवाइज़ जी। तो मुश्किल है। आखिर में सर, क्योंकि सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस से ज़्यादा जो हमको सिखाती हैं चीज़ें, वो चैलेंजेस होते हैं, फेलियर्स होते हैं। इस पूरी जो इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है, उसमें ऐसा कभी हुआ कि टूटे, या ऐसा मन किया कि या गलत फील्ड में आ गए, या कोई चैलेंज याद आता हो? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इसमें हम अपने काम से प्यार करते हैं। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, जब आप तो फिर आप उसका कोई ऑप्शन नहीं ढूँढते। काम में मिलने में हो सकता है आपको देर हो, कई बार ऐसा होता है हमारे एक्टर्स के लिए, लेकिन जब काम मिला तो आप उसको ईमानदारी से करिए, वो जो बेहतरीन अच्छे वेटिंग तरीके पीरियड है से। ना, वो चैलेंजिंग होता वो है। चैलेंजिंग और होता है। खुद की वो, क्योंकि इंडिविजुअल है तो बहुत बड़ा फील्ड, ग्लैमर की दुनिया चकाचौंध से भरी, लेकिन आपकी अपनी जर्नी होती है, स्ट्रगल होता है। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम मिलने में हो सकता है आपको थोड़ा-सा टाइम लग जाए, जैसा आप काम चाहते हैं वैसा टाइम के बाद मिले या ना मिले, लेकिन आप अपने क्राफ्ट से प्यार करते हैं, आप अपने आप को तैयार करिए। और वेटिंग फॉर गोडो मत करिए, कोई बड़ा कुछ होगा उसका इंतज़ार मत करिए। जो चीज़ है उसके साथ चलते रहिए, अपने क्राफ्ट को मांझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाकी तो ये जर्नी है, मंज़िल तो कहीं नहीं है। सक्सेस क्या है आपके लिए? कुछ नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये मंज़िल तो है नहीं इसमें, सिर्फ़ जर्नी है। यू हैव टू एन्जॉय योर जर्नी। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे। ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट, जैसे दया सर बता रहे थे कि लता दीदी बीच में जब शो बंद हुआ तो उन फ़ोन करके पूछती थी कि कब शुरू हो रहा है। ऐसा कुछ याद आता है आपको? बस हम अभिभूत हैं, इतना प्यार मिलता है बाहर, बस इसका मैं मतलब बयान नहीं कर सकता।